हाँ, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन एक साइंटिस्ट है जिसने कंसेप्ट ऑफ इंजन दे दिया। ये हाइपोथेटिकल और आइडियल इंजन है। इट इज हाइपोथेटिकल एंड आइडियल इंजन और रिवर्सिबल भी है। दिस इंजन इज कंसिस्टेंट विद द थर्मोडायनेमिक सेकंड लॉ। और कार्नो के मुताबिक कि हम किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कैसे एनहांस कर सकते हैं बाय टेकिंग थ्रू डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। यानी कि कार्नो इंजन जो है इट passes through the series of thermodynamical processes like किस प्रोसेस के थ्रू जाता है? आइसोथर्मल, एक्सपेंशन और फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर इन्हीं का कंप्रेशन यानी कि आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये इन थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के थ्रू जाता है, ये इंजन एक आइडियल इंजन है जिसका काम है कि हम इंजन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और जब ये इन प्रोसेसेस के थ्रू जाता है तो यहां से जब ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन से एक प्रोसेस से होते हुए दूसरे प्रोसेस, फिर दूसरे से तीसरे, फिर चौथे और लास्ट में ये अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी कि ये रिवर्सिबल है। और ये आफ्टर गोइंग थ्रू द डिफरेंट प्रोसेसेस एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स इनिशियल स्टेज, दिस इज नोन एज कार्नोट साइकिल। इसको हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं। यानी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है when it passes through series of thermodynamical processes। तो जब भी अपने इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाता है, यानी कि जहां से स्टार्ट किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन से स्टार्ट किया, फिर वापस होके ये प्रोसेस होके वापस अपने प्रोसेस पे वापस अपने स्टेज पे वापस आ गया, तो उसे हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। यानी कि कार्नोट इंजन के अंदर एक कार्नोट साइकिल प्रोसेस चलती रहती है रिपीटेडली। और इसका काम है कि हम इंजन की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब कार्नोट साइकिल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है या ये जो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस जो सीरीज ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो ये पास करता है, उसको कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये देखना है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन जो है वो ऐसे हैं कि हमारे पास और एक सबसे बड़ी बात है, ये दो टेम्परेचर के दरमियान काम करता है, दो फाइनाइट टेम्परेचर के दरमियान काम करता है, एक कोल्ड एक हॉट, यानी कि टू डिफरेंट, इट वर्क्स ऑन बिटवीन द टू फाइनाइट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सपोज ये सोर्स है एट टेम्परेचर T1 और ये सपोज मेरे पास सिंक है एट टेम्परेचर T2 सिंक, और ये सपोज यहां पे इंसुलेटेड स्टैंड है और यहां पे है ये पिस्टन लगा हुआ है इसके ऊपर, जिसके अंदर यहां पे वर्किंग सब्सटेंस है। वर्किंग सब्सटेंस ये आप याद रख लिए कंस्ट्रक्शन। सोर्स और सिंक एट टू डिफरेंट टेम्परेचर है। आप सोर्स से कितना भी टेम्परेचर ले लो, कितनी भी हीट ले लो, इसके टेम्परेचर पे असर नहीं आएगा, टेम्परेचर T1 ही रहेगा। T2 पे आप कितने भी एनर्जी या कितनी भी हीट डाल दो या कितना भी टेम्परेचर इसको रेज कर दो, T2 टेम्परेचर T2 ही रह जाएगा। यानी कि ये दो फाइनाइट टेम्परेचर पे रह जाएंगे, T1 एंड T2। ये रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर बोल सकते हो इसको आप। तो यहाँ पे आप कितनी भी इनफाइनाइट हीट दे सकते हो, थर्मल कैपेसिटी इसके अंदर T1 टेम्परेचर रह जाएगी, उसके अंदर थर्मल कैपेसिटी T2 है, T2 ही रह जाएगी। ये हीट ले सकता है तो T2 ही टेम्परेचर रहेगा। यहाँ पे आप जितने भी हीट ले लोगे
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर T1 ही रहेगा। यानी कि जो ये इंजन है कार्नट इंजन, ये बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2 के दरमियान काम करेगा। अगर आप इसको समझना भी चाहते हैं, जब आप पीवी डायग्राम देखते हैं फॉर टू आइसोथर्मल प्रोसेसेस, say suppose this is one curve for one isothermal process, this another curve for another isothermal process, ये टेम्परेचर T1 पे है, सपोज ये टेम्परेचर T2 पे है, तो इनके बिटवीन जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी तरह से यहां पे भी T1 और T2 के दरमियान एडियाबेटिक प्रोसेस होगी इनके बीच में। इस टेम्परेचर, इन दो टेम्परेचर के बीच में प्रोसेस कोई भी चलेगी। तो अब ये कंस्ट्रक्शन है, यहां पे हमारे पास क्या है, एक सोर्स है, हॉट रिजर्वायर है, हॉट रिजर्वायर बस लिख सकते हो आप, हॉट रिजर्वायर जो एट टेम्परेचर T1 पे है और वो हीट देता है Q1, और एक कोल्ड रिजर्वायर है जो एट टेम्परेचर T2 पे हीट Q2 लेता है, और यहां हमारे पास एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसका पिस्टन ये है, इसके अंदर है वर्किंग सबस्टेंस, और यहां पे हमने एक इंसुलेटेड स्टैंड रखा है। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें, सोर्स एट टेम्परेचर T1 हीट Q1 दे रहा है, सिंक कोल्ड सोर्स एट टेम्परेचर T2 हीट Q2, इसमें रिजेक्ट हो सकती है, इसमें जा सकती है, और इसके ऊपर यहां मैंने वर्किंग सबस्टेंस रखा है, और ये एक सिलेंडर में है, सिलेंडर का पिस्टन नीचे आ सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, इसके अंदर वर्किंग सबस्टेंस है। अब ये आपने याद रखा, ये सोर्स है, ये सिंक है, ये इंसुलेटेड स्टैंड है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इंसुलेटेड स्टैंड की जरूरत कब पड़ती है, सिंक की जरूरत कब पड़ेगी, सोर्स की जरूरत कब पड़ेगी, और वर्किंग सबस्टेंस की जरूरत कब पड़ेगी। वर्किंग सबस्टेंस जो है वो सिलेंडर में है। दिस सिलेंडर कंटेन्स वर्किंग सबस्टेंस। एक बात आप याद रख लें, हार्ट ऑफ हीट इंजन, हार्ट जो होता है जिसपे हीट इंजन धड़कता है, वो है वर्किंग सबस्टेंस। वर्किंग सबस्टेंस इज ट्रीटेड एज द हार्ट ऑफ हीट इंजन। यही सारा काम करता है। अब ये वर्किंग सबस्टेंस क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, स्टीम इंजन में लिक्विड और वेपर एज ए वर्किंग सबस्टेंस काम करता है। जो ऑटोमोबाइल इंजन जो हमारे पास होते हैं, उनमें गैसोलीन प्लस एयर, उनका मिक्सचर एज काम करता है वर्किंग सबस्टेंस। यानी कि इंजन टू इंजन वर्किंग सबस्टेंस वैरी करता है। हर एक मटेरियल में वर्किंग सबस्टेंस डिफरेंट हो सकता है हर एक इंजन में। एक और पॉइंट यहां मैं बता सकता हूं, अगर हमारे पास दो इंजन होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास दो इंजन है और दो इंजन में डिफरेंट वर्किंग सबस्टेंसेस है, जो इंजन जिसका वर्किंग सबस्टेंस बेटर काम करेगा वो कार्नोट साइकिल होगा, क्योंकि कार्नोट साइकिल का काम यह है इफिशिएंट इंजन होना, और ये इफिशिएंसी को एनहांस करता है। गोया कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पास दो वर्किंग सबस्टेंसेस है और एक वर्किंग सबस्टेंस बेटर काम कर रहा है दूसरे वर्किंग सबस्टेंसेस, यानी कि एक इंजन बेटर काम कर रहा है दूसरे इंजन से, तो आप इस ठान ले कि जो बेटर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वो कार्नोट साइकिल है, क्योंकि कार्नोट साइकिल का काम यह है इफिशिएंसी बढ़ा देना। अब हम यहां पे इसकी बात कर रहे हैं, हम यहां वर्किंग सबस्टेंस क्या ले लेंगे, हम यहां वर्किंग सबस्टेंस आइडियल गैस ले लेंगे। Ideal gas at low densities behaves as real gas, और real gas behaves at low densities ideal gas। और यहां हम अब स्टीम इंजन की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल के इंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सिंपली एक कार्नोट साइकिल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कार्नोट साइकिल में बेटर है कि हम आइडियल गैस ले लेंगे, और हमें पता है आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो PV इज इक्वल टू nRT है, और उसमें जो वर्डन का निकालने का तरीका है वो PdV है इज इक्वल टू W। ये आपको पहले भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ है और ये आपको पता भी है। अब ये साइकिल कैसे काम कर रहा है, अब ये हीट इंजन कैसे काम कर रहा है,
इसके लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस, जो मैंने कहा, हमें डिफरेंट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस एक एक करके हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जो मैंने पहले ही 4 प्रोसेसेस लिखे थे। अब यहां पे वर्किंग सबस्टेंस है सपोज, और ये सिलेंडर है। मैं पहले एक एक करके इन्हें डिस्कस करूंगा, बाद में डायग्राम और उनकी वर्क डन लिखेंगे। सपोज यहां जो वर्किंग सबस्टेंस है, इसका अपना वॉल्यूम है V1, इसका अपना प्रेशर है P1 और इसका अपना टेम्परेचर है T1। ध्यान रखें। और मैंने सोर्स से हीट ले ली, मैं सोर्स से हीट ले रहा हूं। अब यही सिलेंडर में यहां बना रहा हूं, इस सिलेंडर में यहां बना रहा हूं। यहां इसके अंदर आइडल गैस है और यहां पे इसके पिस्टन है, और मैं हीट दे रहा हूं सोर्स से। यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हैं, इस वक्त जो सिलेंडर है, जो उसके वॉल्स है, वो इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड वॉल्स है, लेकिन जो इसकी बेस है वो कंडक्टिंग है। पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं आइसोथर्मल, मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन डिस्कस कर रहा हूं। इसके अंदर गैस है और मैंने इस समय जो वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर है वो मैंने इंसुलेटेड रखे हैं, और जो बेस है वो मैंने कंडक्टिंग रखी है। यानी कि हीट सोर्स से आके टेम्परेचर यहां से Q1 हीट देगा और वो वर्किंग सबस्टेंस की तरफ जाएगा। और यहां पहले से ही V1 वैल्यू इसका है, P1 प्रेशर इसका है और T1 टेम्परेचर इसका है। और यहां पे क्या होगा, जब यहां एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा, जब एक्सपेंशन शुरू होना हो जाएगा तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यहां वॉल्यूम इतना ही है V1, अब वॉल्यूम V2 बनेगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डिक्रीज। ध्यान से रखें, ध्यान दें, कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टिंग बेस है, यानी कि मैंने इस वक्त सिलेंडर को सोर्स पे रखा। ऐसे भी बोल सकते हो आप कि दिस टाइम वी प्लेस दिस वर्किंग सबस्टेंस और दिस सिलेंडर ऑन सोर्स। चूंकि यहां बेस जो है वो कंडक्टिंग है, तो यहां से ऑब्वियसली हीट आ जाएगी जो इस वर्किंग सबस्टेंस में चली जाएगी। ऑब्वियसली यहां एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। जब एक्सपेंशन शुरू होगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि प्रेशर का वैल्यू भी चेंज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां जो बाहर से हीट आ रही है वो टेम्परेचर को यहां मेंटेन रहेगा, यानी कि T1 विल बी T1। सोर्स पे कोई असर नहीं आ जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। और सोर्स से जितनी भी यहां पे हीट आ रही है वो साथ में ही इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। सिर्फ यहां वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज हुआ, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहा, तो प्रोसेस क्या होगी, आइसोथर्मल, और फिनोमेना भी एक्सपेंशन है। तो यहां पे जो प्रोसेस हुई, सपोज अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखा दूंगा, ये ऐसे है P और यहां V है, सपोज थोड़ा बड़ा बना देंगे, यहां P है, P1 वैल्यू था, V1 वैल्यू था और T1 वैल्यू था। इसके बाद क्या हुआ, सोर्स, मैंने इस सिलेंडर को सोर्स पे रखा, सोर्स ने हीट सप्लाई कर दी, लेकिन उसने टेम्परेचर को मेंटेन रखा, उसने सिर्फ प्रेशर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया। जो प्रेशर डिक्रीज है वो यहां से चला जाएगा, यानी कि प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो ऑब्वियसली ये ऐसे चला जाएगा। तो इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज हुआ, यहां तो P2 होगा, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ, वो तो V2 होगा। लेकिन मैंने कहा जो हीट कंडक्टिंग स्लैब के थ्रू अंदर चली गई, उसे टेम्परेचर को मेंटेन रखा, तो यहां टेम्परेचर T1 ही रहेगा। तो इसका मतलब है ये जो कर्व है ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन की कर्व है। ये एक
आप समझिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन की करो, जहां से आपका प्रेशर P1 से P2 चेंज हो गया, आपका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो गया, लेकिन आपका टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहा। इसके बाद क्या करते हैं हम, यहां एक्सपेंशन हुआ, पहले ये था, अब ये एक्सपेंड हुआ। इसके बाद हम उठा के इस, पहले हमने रखा था सोर्स पे, यानी से हीट अंदर चली गई, अब हम इंसुलेटेड स्टैंड लगाते हैं। अब हम बीच में लाते हैं इंसुलेटेड स्टैंड, यानी कि हम यहां पे अब इस सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल देते हैं। जब हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल दिया, बाहर से कोई हीट नहीं आएगी, तो चेंज इन हीट इज 0, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0। और जब डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 0, देयर इज नो चेंज इन हीट, हीट इज कांस्टेंट, क्योंकि आप ये इंसुलेटेड स्टैंड पे है। पहले क्या रखा था, कंडक्टिंग स्लेब पहले सोर्स पे रखा था, अब हम इसको इंसुलेटेड स्टेट पे रख रहे हैं, यानी कि सोर्स से अब कोई हीट नहीं आ रही है। यानी कि इंसुलेटेड स्टेट पे रखने से हमने इसको बाहर से हीट सप्लाई बंद कर दिया, यानी जितनी अंदर इसकी हीट है वो कांस्टेंट है, देयर इज नो सप्लाई ऑफ हीट। और जब सब हीट 0 होती है तो उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस पे चला जाएगा। पहले स्टेज में जब हीट अंदर चली गई थी तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस पे चला गया। अब हमने इंसुलेटेड स्टैंड लगा पे डाल दिया सिलेंडर को, इस सिलेंडर को हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल दिया, तो हीट अंदर नहीं जाएगी, देयर इज नो चेंज ऑफ हीट, द हीट इज कांस्टेंट जितनी भी है अंदर है। तो अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस करना शुरू करेगा। क्या होगा, अब जो ये टेम्परेचर T1 है ये अंदर काम करना शुरू करेगा, और ये प्रेशर को यहां से अब क्या होगा, वॉल्यूम फर्दर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज नाउ, मोर एक्सपेंशन विल बी देयर, मोर एक्सपेंशन, और प्रेशर फिर डिक्रीज होगा क्योंकि एक्सपेंशन और आ रहा है। तो वॉल्यूम विल मूव टू V3, यहां V1 से V2 चला गया, अब V2 से V3 चला गया, प्रेशर P1 से P2 चला गया, और P2 से अब P3 प्रेशर चला, और प्रेशर कम हो गया, यानी कि प्रेशर फिर से कम होना शुरू हो गया। लेकिन इस समय जो काम करेगा वो T1 काम करेगा, यानी कि यहां टेम्परेचर पे भी असर आ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो T2 पे चला जाएगा, उसका वैल्यू कम होगा। इस स्टेज पे हमने टेम्परेचर, यानी कि इंटरनल एनर्जी अभी कहते हैं, टेम्परेचर ने काम कर दिया, और टेम्परेचर अब डिक्रीज हुआ, उसी टेम्परेचर ने एक्सपेंशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, प्रेशर फिर से डिक्रीज हुआ, फिर से प्रेशर डिक्रीज हुआ, और वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हुआ, क्योंकि वॉल्यूम करो यहां की तरफ जा रही है। तो आपका P2 जो है वो P3 की तरफ चला गया, और V2 जो है वो V3 की तरफ चला गया, और जो T1 है वो T2 की तरफ चला गया, और इस पोर्शन में आपने कोई भी हीट नहीं दी। तो ये जो है ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। दिस इज नाउ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये पहला पॉइंट है, ये सिलेंडर की कंडीशन है। सिलेंडर को मैंने सोर्स पे रखा, हीट मिली, उसने प्रेशर को डिक्रीज किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को मेंटेन रखा, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद मैंने इसी सिलेंडर को इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा, कोई हीट नहीं मिल रही है, हीट इज कांस्टेंट। अब फिर से एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर अब काम कर रहा है अंदर से, और जब टेम्परेचर काम कर रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर का वैल्यू T1 से T2 चला गया। तो यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा, प्रेशर जो होगा वो P3 होगा, और वॉल्यूम जो होगा वो V3 होगा। और ये दोनों एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। अब मैं इसको वापस लाता हूं कंप्रेशन की तरफ। अब हम इसको कंप्रेस करेंगे। जो ही हम वापस कंप्रेस करेंगे, ये एक दो थर्मोडायनामिक प्रोसेस चली गई एक्सपेंशन वाली, अब हम कंप्रेशन की तरफ आ रहे हैं। अब हम इसको फिर से कंप्रेस करेंगे। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, जो T2 है, यहां से जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये P3, V3 और T2 है। अब हमारा जो तीसरा, पहला आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा आएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, अब तीसरा आ जाएगा आइसोथर्मल
कंप्रेशन। अब हम इसी सिलेंडर को उठा के सिंक पे डाल देंगे। तीसरा स्टेप, पहले को हमने सोर्स पे डाल दिया, ये वाला प्रोसेस हुआ, फिर हमने इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल दिया, ये प्रोसेस हुआ। अब हम इसी को उठा के सिंक पे डाल देंगे। जो ही हम इसको सिंक पे डाल देंगे तो जो वॉल्यूम है वो एब्रप्टली डिक्रीज होगा। वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड एब्रप्टली। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर T2 है, लेकिन जो एक्सेस टेम्परेचर यहां पे क्रिएट होगा वो सिंक की तरफ रिजेक्ट होगा। थर्ड केस में हम इसी एक्सपेंशन को, जो एक्सपेंशन हुआ है, इसी सिलेंडर को हम अब सिंक पे डाल देते हैं, इस सिंक पे डाल देते हैं और यहां से जब हम कंप्रेस करेंगे ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हुआ, अब प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो अब प्रेशर यहां की तरफ आ रहा है, प्रेशर की कर्व अप हो रही है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। देखो V यहां की तरफ आ रहा है, प्रेशर लाइन यहां तरफ जा रही है और यहां पे टेम्परेचर अब T2 है और T2 टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने किस पे रखा है, इसको सिंक पे रखा है। हमने इसको सिंक पे रखा है और जो टेम्परेचर एक्सेस बढ़ेगा वो सिंक की तरफ चला जाएगा, ये मेंटेन रखेगा T2 टेम्परेचर। यानी कि P3 भी डिक्रीज, प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, अब P3 से P4 बन गया, वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, V3 से V4 बन गया। लेकिन जो एक्सेस टेम्परेचर बढ़ गया वो हमने इस समय किस पे रखा है, इसको सिंक पे। जो टेम्परेचर एक्सेस बढ़ेगा यहां पे T2 जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो सिंक की तरफ रिजेक्ट हो जाएगा, सिंक उसे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा, लेकिन इसका मेंटेन टेम्परेचर रहेगा। इस वाले पोर्शन में टेम्परेचर रहेगा T2 और ये बन गई आइसोथर्मल कंप्रेशन कर्व। ये एक्सपेंशन थी, अब ये हमारे पास आ गई आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस कंप्रेशन कर्व। इसके बाद हम, अब ये स्टेप आ गया, इसके बाद हम, अब हमारा जो पैरामीटर्स है वो हो गया P3 से P4, V3 से V4 और T2 से T2 ही रह गया। अब हम जब यहां और इसको कंप्रेस करेंगे, जैसे यहां से हम बढ़ते आए हैं, यहां से हम वापस होते हुए जाएंगे। इस वक्त हम इससे फिर से हम नाउ वी आर चेंजिंग द रिवर्स प्रोसेस। पहले हम यहां से आए थे P1 V1 टू P2 V2, यहां से हमने कंडक्टिंग स्लैब पे रखा था, कंडक्टिंग बेस पे रखा था, यहां पे हमने इंसुलेटेड बेस पे रखा है। अब यहां से हमने इसको फिर से सिंक पे रखा है और हीट रिजेक्ट हो गई सिंक की तरफ। अब जब हम मजीद कंप्रेस करेंगे, लेकिन इस समय हम फिर से इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल देते हैं, हीट ना बाहर जाएगी ना अंदर आ जाएगी। और फिर से जब हमने इसको मजीद कंप्रेस किया, अब हम यहां पहुंचे थे, अब हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं। जब हम फिर से कंप्रेस करेंगे, देखिए आप, जब हम इंसुलेटेड पे रख रहे हैं, हम जब यहां से T1 टेम्परेचर था, यहां T2 था, अब हम फिर प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम इस समय इसको अब इंसुलेटेड स्टैंड पे फिर डाल देंगे। जब इंसुलेटेड स्टैंड पे फिर डलेगा तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। आप यहां पे हो इस वक्त, और कंप्रेशन जब होगा, जब यहां से आप कंप्रेस करके यहां पहुंच गए, फिर और कंप्रेस जब करेंगे तो प्रेशर और इंक्रीज होगा, यानी कि P4 प्रेशर और बढ़ेगा, वो पहुंचेगा P1 पे, और जो V4 है वो पहुंचेगा V1 पे, और जो T2 टेम्परेचर था इस हमने कंडक्टिंग स्लैब पे रखा, और जब ये कंप्रेस और हो जाएगा तो T1 फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो T1 पे पहुंचेगा, यानी कि टेम्परेचर विल रीच टू T1। मैं ये लास्ट पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार फिर। पहले स्टेज में हमने सोर्स पे रखा, दूसरे स्टेज में हमने इंसुलेटेड पे रखा, तीसरे स्टेज पे हमने सिंक पे रखा, और चौथे स्टेज पे हम इसको इंसुलेटेड स्टैंड पे फिर से रख रहे हैं। तो उसमें मजीद कंप्रेशन आ रहा है। जब मजीद कंप्रेस आ जाएगा तो प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड,
क्योंकि यहां से कोई इंसुलेटर स्टैंड लगा हुआ है, कोई हीट नहीं आ रही है, तो प्रेशर विल बी इंक्रीज्ड, वॉल्यूम विल बी अगेन डिक्रीज्ड, दे विल रीच टू इनिशियल वैल्यूज। लेकिन यहां पे इस वक्त इंसुलेटेड स्टैंड नीचे है, इंसुलेटेड स्टैंड से न हीट अंदर जाएगी न हीट बाहर जाएगी, तो जो T2 है वो ऑब्वियसली कंप्रेशन से टेंपरेचर और बढ़ा देगा, तो वो T1 पे पहुंच जाएगा। तो ये P4 V4 T2 अपनी जगह वापस आएगा, P1 V1 T1, यानी कि जहां से साइकिल स्टार्ट हुआ था, जहां से एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था, वहां की तरफ अब वापस ही आ रहा है कंप्रेशन, फिर वापस वही वॉल्यूम आ गया, वही प्रेशर आ गया। तो ये साइक्लिक प्रोसेसेस है जो थर्मोडायनेमिक इस कार्नोट इंजन में साइक्लिक प्रोसेस जो चलती है वो इस हिसाब से चलती है। यानी कि मैं फिर से एक बार बोलूं, इनिशियल स्टेज आपका ये है P1 V1 एंड T1। उसके बाद आप आइसोथर्मल प्रोसेस करते हो, यानी कि मेंटेन प्रेशर रखते हो बाय पुटिंग दिस सिलेंडर ऑन कंडक्ट दिस सोर्स, इट विल सप्लाई द हीट मेंटेनिंग दिस टेंपरेचर T1। उसके बाद आप इसको इंसुलेटेड स्टैंड पर डाल देते हो, तो इट विल नॉट एब्जॉर्ब हीट, द हीट विल कांस्टेंट, इट विल गो थ्रू द एडियाबेटिक प्रोसेस, बट द वर्क विल बी डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। इसका टेंपरेचर T1 से T2 आ जाए, डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सिंक पे डाल रहे हो और कंप्रेस करना शुरू कर रहे हो। जब आप कंप्रेस करना शुरू कर रहे हो, आपका प्रेशर फिर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन आप का जो एक्सेस टेंपरेचर बढ़ जाता है, जो T2 यहां बढ़ना चाहेगा, आपने इस वक्त सिंक पे रखा है, वो सिंक में चला जाएगा और T2 को मेंटेन रखिएगा। उसके बाद जब आप यहां पहुंचते हैं, आप फिर से इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल देते हो, कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होगी, फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। एडियाबेटिक प्रोसेस में जब हीट बाहर नहीं जाएगी, वो टेंपरेचर को फिर से इंक्रीज करेगा, तो आपका टेंपरेचर T2 से T1 पे वापस आ जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो होती है, ये है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है, जिसे हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं, और ये प्रोसेस होके कार्नोट साइकिल काम करता है, जिसे हम साइक्लिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें ये कंस्ट्रक्शन है, आप याद रख सकते हैं। अगर हम इसका वर्डन निकालेंगे, अब हम इसका वर्डन कैसे, हमें पता ही, हमने आइडियल गैस ले लिया और जो कर्व मुझे मिली अब वो ये है, आप याद रख सकते हैं। ये यहाँ P1 है, V1 है और T1 है, यहाँ पे P2 V2 और T1 ही है, फिर यहाँ है P3 V3 और T2, फिर यहाँ की तरफ है P4 V4 और T2, फिर ये है ऐसे वापस है, ये एक्सपेंशन के 2 हैं, ये कंप्रेशन के 2 हैं, ये V है, ये P है। ये हमारे पास साइक्लिक कर्व है। आप याद रख सकते हैं कि आपका प्रेशर वॉल्यूम चेंज हुआ, यहाँ टेंपरेचर चेंज नहीं हुआ, आइसोथर्मल, यहाँ हीट सप्लाई नहीं थी, इंसुलेटेड स्टैंड पे था, एडियाबेटिक, फिर से हमने सिंक पे डाल दिया, हीट बाहर की तरफ चली गई, यहाँ हीट एब्जॉर्ब की इसने, यहाँ हीट रिजेक्ट की, यहाँ फिर हमने इंसुलेटेड स्टैंड पे डाल दिया, और टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन से टेम्परेचर फिर से अपनी जगह वापस आ गया। देन इट वर्क्स बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2 दैट आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, दैट इट वर्क्स बिटवीन द 2 फाइनाइट टेम्परेचर्स T1 एंड T2। अगर आप आम हालत में देखते हो, आपके जो आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं ऐसे T1 एंड T2, यहाँ ये जो लाइन होती है ये एडियाबेटिक लाइन होती है, ये हमेशा 2 आइसोथर्मल कर्व के दरमियान में काम करती है। अब हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? सपोज यहाँ पे वर्क डन W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, और हमें पता है W1 में हीट Q1, यहाँ से Q2 इसको लिख सकते हैं, यहाँ Q3 या Q4 लिख सकते हैं, हीट जो पास हुई है। अगर हम कहते हैं सपोज वर्क डन फ्रॉम, अगर मैं इसको डिजिग्नेट करता हूँ A B C D से, अगर मैं A to B वर्क कैलकुलेट करूंगा, वर्क डन W1 फ्रॉम A to B, इस वाले कर्व का वर्क डन हो गया। एरिया अंडर द कर्व भी निकाल सकते हैं आप, एरिया
अंडर द कर्व भी आप निकाल सकते हैं इसका वर्क डन, लेकिन फिलहाल हम इस कर्व का एरिया निकालेंगे। हमें पता है फॉर आइसोथर्मल, क्योंकि ये जो है ये आइसोथर्मल है, ये जो है एडियाबेटिक है, ये भी आइसोथर्मल है और ये भी एडियाबेटिक है। ये दो है एक्सपेंशन, ये दो है कंप्रेशन, इसका इन दोनों का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों का वैल्यू, ये दो है पॉजिटिव, यहां वर्डन पॉजिटिव है, यहां वर्डन नेगेटिव है, क्योंकि एक्सपेंशन है पॉजिटिव है, यहां वर्डन नेगेटिव है। ये भी W3 नेगेटिव होगा, W4 भी नेगेटिव होगा, इसको हम W4 रखेंगे। तो अब कैसे निकाल सकते हैं? W1 Q1 इज इक्वल टू, हमें पता है दैट इज इंटीग्रल V1 to V2, यहां V1 to V2 हो रहा है, V1 to V2 PdV, ये वर्क डन है। हमें पता है दैट्स इक्वल टू RT, आपको पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू RT log ऑफ V फाइनल बटा V इनिशियल। अब इस कर्व के दरमियान V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है और टेम्परेचर T1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस RT1 log ऑफ V2 by V1। W2 जो होगा वो एडियाबेटिक है, Q2, वो ये है, हमें पता है एडियाबेटिक का क्या वर्क डन किससे बराबर होता है, दैट इज R डिवाइडेड बाय गामा करेक्शन टर्म माइनस T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस T2, ये फॉर्मूला है। तो यहां हमारे पास क्या है, R डिवाइड, यही वर्क डन होगा, लेकिन यहां इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अब ये वाली कर्व में लेनी है एडियाबेटिक, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है V3, इनिशियल क्या है V2, दैट इज V2 टू V3 PdV, और किसके बराबर आ जाएगा, R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2। देख लीजिए आप टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास W3, ये वाला, ये नेगेटिव आ जाएगा, W3 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू माइनस, ये आइसोथर्मल है, तो कहां से इनिशियल वॉल्यूम है, V3 टू V4, तो वॉल्यूम विल बी चेंजिंग फ्रॉम V3 टू V4 PdV, दैट्स इक्वल टू R, लेकिन इसमें टेम्परेचर करो कौन सी है, उसका वैल्यू क्या है T2, दिस R T2 log ऑफ फाइनल वॉल्यूम क्या है V4 डिवाइड बाई V3। इसके बाद हमारे पास W4 आ जाएगा, दैट्स Q4, दैट विल बी इक्वल टू, ऐसे ही है माइनस टाइम, ये भी माइनस टाइम आएगा, ये माइनस टाइम आ जाएगा V4, यहां से D से A तक, देखिए V4 से V3, V3 टू V4, यहां से आएगा V4 टू V1 आ जाएगा, PdV दैट्स इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1, और यहां पे टेम्परेचर अब यहां है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और यहां माइनस साथ में है। जब मैं ये माइनस अंदर मल्टीपल करूंगा, आई विल गेट माइन R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू T1 माइनस T2, ये माइनस आप मल्टीपल करोगे माइनस T2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस T1 बन जाएगा। दिस विल बी वर्क डन 4। तो ये 4 इक्वेशन मुझे मिली, इनमें मैं देखता हूं, आप देख लें, अगर मैंने यहां माइनस मल्टीपल किया तो ये बन गया R डिवाइड बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये इस सेकंड के बराबर है। देखिए सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, ये दो आपस में बराबर आती है, W2 और W4। देखिए आप R गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, W4 R बाई गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, ये दो सेम आ जाती है। तो टोटल वर्क डन जो होगा
दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 और माइनस जो है ना माइनस W3 माइनस W, असल में ये प्लस माइनस W3 प्लस माइनस W4, अब मैंने सीधे माइनस माइनस लिखा है। ऑब्वियसली जो ये 2 है ये 4 के बराबर है, यानी कि 2 और 4 आपस में बराबर है, तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट W इज इक्वल टू W1 प्लस W माइनस W3। ध्यान से रखें, W टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2 माइनस W3 माइनस W4। लेकिन चूंकि आप देखें यहां मैंने माइनस मल्टीपल अंदर किया, तो यहां आर डेविड गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 ये इक्वल टू बन गया इस दूसरे वाले इक्वेशन का, यानी कि ये दो इक्वेशन सेम हो गई। ये दो इक्वेशन जब मैं इन्हें इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो ये दो ये कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट W इज इक्वल W1 माइनस W2। नाउ व्हेन यू गेट W is equal to W1 minus W3, W is equal, इस समय जब वर्क डन हुआ था W1 के टाइम, तब सोर्स से आपने हीट ले ली। जब आपने ये तीसरा वर्क डन किया, यहां पे सोर्स नहीं सिंक की तरफ हीट रिजेक्ट हो गई, और सिंक की तरफ जो हीट रिजेक्ट हो जाती है वो हमने Q2 से डिजाइन किया, तो W3 is equal to Q2। याद रखना यहां पे W3 equal to Q2, लेकिन इसका जो यहां पे जब था ऑब्जेक्ट सिलेंडर जो था वो हमने सोर्स पे रखा था, तो इसे सोर्स Q1 हीट ले लिया। यहां पे जब हमने रखा था सिलेंडर को, वो हमने रखा था सिंक पे, उस समय उसने हीट Q2 को रिजेक्ट किया। while doing the work done W3 it rejects the heat towards the sink, so your W3 is equal to Q2, so the total work done is Q1 minus Q2 and efficiency of engine eta is comes out to be equal to, वो सीधे होता है इनपुट हीट कितनी दे दी और आउटपुट कितना ले लिया आपने, टोटल हीट सप्लाई या टोटल वर्क कह सकते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, या कितनी हीट आपने इनपुट दे दिया आपने हीट इनपुट। सो द नीटा कम्स आउट विल बी आउटपुट यानी कि वर्क W डिवाइड बाय हीट इनपुट Q1। So you can write W equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. So neta comes out to be equal to Q1 by Q1 minus Q2 by Q1 cancel. So neta is equal to 1 minus Q2 by Q1. ये आपकी फॉर्मूला आ गई efficiency of heat engine. Neta is equal to 1 minus Q2 over Q1, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 के टाइम टेम्परेचर सोर्स का T2 था, उसका टेम्परेचर T1 था, जहां टेम्परेचर की सूरत में लिखेंगे। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1, यानी कि हॉट कोल्ड रिजर्वर का टेम्परेचर डिवाइड बाई हॉट रिजर्वर का टेम्परेचर, या इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ कोल्ड रिजर्वर डिवाइड बाई हीट ऑफ हॉट रिजर्वर, 1 माइनस, आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की। अब यहां पे मैंने कहा था द हार्ट ऑफ हीट इंजन इज वर्किंग सब्सटेंस, लेकिन अब जब एफिशिएंसी निकालते हैं तो एफिशिएंसी कंप्लीटली डिपेंड है टेम्परेचर पे, यानी कि हॉट रिजर्वर और कोल्ड रिजर्वर के टेम्परेचर पे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन डिपेंड करता है। और इफ T2 is equal to 0, आप इस डिफरेंट केसेस में देख सकते हो, तो you get neta is equal to 1 means 100% efficiency, that is not possible। यानी कि T2 is equal to 0 मतलब है कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं हुई, कोई भी हीट जाया नहीं हुई, कोई भी हीट सिंक की तरफ नहीं चली गई, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो हम स्टडी करते आए हैं थर्मोडायनामिक्स में, you can never have an engine which is 100% efficient, जहाँ पे हीट लॉस नहीं हो सकती। हीट लॉस होनी है, सिर्फ हमें हीट लॉस बचानी है, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ानी है। लेकिन यहाँ आप इस केस को स्टडी नहीं कर सकते कि T2 कैन बी 0, T2 कैन बी नेवर बी इक्वल टू 0। और सेकंड पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दैट एफिशिएंसी ऑफ हीट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस, द टेम्परेचर बिटवीन द हॉट रिजर्वर एंड द कोल्ड रिजर्वर। दिस इज ऑल अबाउट द कार्नोट साइकिल।
and the Carnot theorem and the Carnot engine. Thank you very much.